रात से दोपहर हो गई, अब तक सना का फोन बंद जा रहा था। वो वहीं टेरेस पर सर थामे बैठा था। जब उसका फोन बजा, वो समझा सना होगी। उसने झट मोबाइल देखा, लेकिन वहां अर्जमंद अंकल लिखा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उसने हल्क गीला करते हुए कहा। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो? उनकी फिक्रमंदी सी आवाज आई। यही हूँ, मतलब घर पर हूँ। अंकल खैरियत? तुम बताओ। आज सना ने मैसेज तक नहीं किया, जबकि उसने मुझे कहा था वो रोज मुझसे बात किया करेगा। कल रात को भी कोई मैसेज नहीं आया और आज भी अभी तक उसका कोई पता नहीं। फोन भी बंद जा रहा है। वो बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे। अंकल वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई खाकर सो रही है। उसने उनकी उम्र की वजह से नहीं बताया कि वो परेशान होकर खुद बीमार ना पड़ जाए, और जैसी वाबस्तगी उन दोनों की थी उसका असर जरूर लेते। सना उनके लिए उनकी सगी पोती से भी भरकर हो गई थी। अच्छा चलो कल बात कर लेंगे, तुम भी बेटा अपना ख्याल रखना, उन्होंने खुश दिली से कहा। ओके अंकल, उसने भी खुशी से जवाब दिया। क्या अंकल? दादू कहो, वो मुझे दादू कहती है, तुम भी यही कहो। ओके दादू। फोन रख कर वो फिर से सामने देखने लगा। सन प्लीज खुद को संभाल यार। तभी दोबारा उसका फोन बजा। अलीना की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अरकम, तुम दोनों यूनी क्यों नहीं आए? सब ठीक है ना? अलीना एक ही सांस में पूछे जा रही थी जब अरकम ने दर्द भरी आवाज से पुकारा। अलीना। वो एकदम चुप हो गई। क्या हुआ अरकम, सब ठीक है ना? तुम परेशान हो, बताओ क्या बात है? वो बेचैन हो गई। अलीना, आज मैं दोस्ती के इम्तिहान में फेल हो गया। मैंने माहम आपी को मायूस कर दिया, उनका मान तोड़ दिया। हुआ क्या है? सना रूठ गई है क्या? अलीना को लगा ये दोनों फिर लड़े हैं। वो रूठी होती तो मैं मना लेता, लेकिन उसने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मुझसे अपना दुख बांटे। मैं भूल भी गया था तो मुझ पर हक है, उसका मुझे बता देती, शेयर कर लेती, लेकिन उसने खुद अकेले ही सब कुछ झेला। अलीना, दोपहर हो गई है, कल से घर में खुद को बंद किए बैठी है। फोन बंद कर दिया, घर अंदर से लॉक कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने बालों में हाथ फेरकर दुख से कहा और परेशानी से अपना सर पकड़ा। अरकम, इस वक्त उसे अकेला छोड़ दो, वो खुद को संभालना जानती है। वो बहुत बहादुर है, वो बहादुर है, बहुत बहादुर है, लेकिन आज के दिन वो खुद को नहीं संभाल पाती। यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं रहा हूँ उसके साथ, मुझे पता है आज वो कितना रो रही होगी। अरकम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरकम प्लीज खुद को संभालो, उसकी आवाज भीग गई थी। दुआ करना वो ठीक हो, मैं बाद में कॉल करूंगा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। तुम भी टेंशन ना लो। ओके, अल्लाह हाफिज। उसकी आंख खुली तो खुद को बेड के साथ नीचे जमीन पर पाया। वो भारी सर के साथ उठी और इर्द गिर्द देखा। कमरा बिखरा पड़ा था। माहम के कपड़े, सबकी तस्वीरें, माहम की ज्वेलरी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। उसने एक नजर चीजों पर डालकर घड़ी को देखा जो दोपहर के 2 बजा रही थी। सब चीजों के ऊपर से फलांगती वो अलमारी तक पहुंची और कपड़े निकाल कर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो नजर फोन पर पड़ी जो बंद था। टॉवल से बाल खुश्क करते मोबाइल ऑन किया ही था कि अरकम की कॉल आने लगी। उसने लाइन काटी और टेरेस का दरवाजा खोला। वो लाल भंभोका चेहरा लिए सामने खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम कम्मू, वो मुस्कुरा कर बोली। अरकम ने उसे गौर से देखा। उसका दिल किया पाँव छू ले। इस मेहमान लड़की के अंदर से इतनी टूटी हुई है, मगर फिर भी मुस्कुरा रही है। सना के चेहरे से ही लग रहा था वो कितनी अजियत में है। रोने की वजह से आंखें सूज गई थी। ओह मिस्टर, कहाँ खो गए? उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वालेकुम सलाम सना, उसने रूखा जवाब दिया। सना ने चौंक कर उसे देखा। वो नाराज या गुस्सा होता तो ही सना कहता था। उसे सना ने कमर पर हाथ रखे कहा। क्या हुआ, सुबह सुबह लड़ना है क्या? उसने आवाज में भरम लाकर पूछा। वो सर झटक कर अपने घर चला गया और वो उसे आवाजें देती रह। अरे ओए, क्या हुआ? उफ। उसने जल्दी से बाल बनाए, चीजें समेटी और जोहर की नमाज पढ़कर रजा हाउस भागी। लाउंज में आते ही अचानक से उसे चक्कर आया। उसने भारी सर को नजरअंदाज किया और अंदर दाखिल हुई। अरे सना, कैसी हो? अरसल की नजर उस पर पड़ी तो फौरन खड़ा हुआ। वो आकर उससे मिली। मैं बिल्कुल ठीक, उसने मुस्कुरा कर कहा। शिजा भी फौरन आकर उससे मिली। उसका चेहरा उसके दिल की हालत बता रहा था, लेकिन कोई उस पर जाहिर नहीं कर रहा था। आपी, चाय मिलेगी? उसने शिजा से लाड से कहा। अरे चाय क्यों, खाना खाओ ना, शिजा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। नहीं आपी, खाने का दिल नहीं है।
بس چائے پلا دیں۔ اچھا بیٹھو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ شیزا اسے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ لاؤنج میں ہی سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دانی ادھر آؤ، اس نے پاس کھڑے دانیال کو اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ اسکول کب جانا ہے؟ ہاں، لڑکے مما کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ میں تنگ نہیں کرتا، وہ ناک پھلا کر بولا تو ثنا کو ہنسی آ گئی، جھک کر اس کا گال چوما۔ کرتے ہو آپ، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ میں نہیں کرتا، وہ ویسے ہی بولا۔ اچھا نہیں کرتے، چلو بتاؤ اسکول کب جانا ہے؟ 3 سال میں۔ بولتے ساتھ اس نے 3 انگلیاں بھی دکھائی تو ثنا سمیت سب ہنسنے لگے۔ اتنے میں ارکم بھی وہیں آ گیا۔ ثنا نے اسے دیکھا، وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ثنا اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ آخرکار وہ چڑھ کر بولا، بھائی ایک بات کہوں؟ اس نے ارسل کو مخاطب کیا۔ ہاں کہو۔ ارسل دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر دم کر دیجیے گا، کب سے کوئی مجھے گھورے جا رہا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ ارسل نے اس کو ڈپٹا۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں بات کرنے نہ کرنے والا؟ کل جس طرح مجھ سے رویہ رکھا ہے میں بھی آج وہی کر رہا ہوں، اس نے بے رخی سے کہا۔ دیکھو کمو، پہلے کی بات اور تھی، نہ سمجھا کرنا، ثنا نے دانیال کو گود سے اتار کر کہا۔ کیا اور تھی؟ میں بھی تو سنوں۔ شیزا نے ارکم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں آپی، مجھے سننا ہے۔ پہلے میں اور اب میں کیا بدل گیا ہے جو ثنا کو اپنے کموں سے بات کرنے کے لیے سوچنا پڑا؟ وہ پھٹ ہی پڑا تھا۔ یار تو سینٹی کیوں ہو رہا ہے؟ ثنا کھڑی ہو گئی۔ اس کو دوبارہ چکر آیا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ مجھے جواب دو ثنا بی بی، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ وہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یار ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تمہاری منگنی کو، یہی تو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، مجھے لگا تم ڈسٹرب ہو جاؤ گے، اس نے لجاجت سے کہا۔ واو زبردست، مطلب لوگ منگنی کر لیں تو اپنے بہن بھائیوں، دوست، اپنی ذمہ داریوں سے بڑی ہو جاتے ہیں، یہی کہنا چاہتی ہیں نا میم؟ اس نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جسٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگا تم بلا وجہ پریشان ہو جائے گے، وہ اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اوہ ریئلی ثنا، میں نے منگنی کی ہے یا کوئی تیر مار لیا ہے؟ چل اب بس کر کمو، بھوک بھی لگی ہے، اس نے بے چارگی سے اسے کہا۔ ثنا آ جاؤ، شیزا نے ڈائننگ پر اس کی پلیٹ سیٹ کی، چائے کے ساتھ سینڈوچ بھی تھے۔ تمہیں پتا ہے تم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہو، ایلین ہو ایلین، ارکم نے گھور کر کہا۔ اور تم وہ ہو جو کہتا تھا دھوپ۔ دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر سب مسکرا دیے۔ ہاں ہاں شٹ اپ سن۔ وہ دونوں ایک ساتھ میز تک آئے۔ شیزا نے چائے کا کپ اس کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھی کہ اچانک ہی آواز پر مڑی۔ چائے کا کپ ٹوٹ چکا تھا۔ شیزا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ثنا، ارکم فوراً آگے بڑھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارسل نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ کپ کے ٹکڑے لگنے سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا اور گرم چائے بھی اس کا ہاتھ جلا گئی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، ارسل نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر جا کر لٹایا اور ارکم نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ مجھے پتا تھا اس کی یہی حالت ہوگی، لیکن یہ سنیں تب نہ۔ ریلیکس ارکم، ارسل نے ارکم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رابعہ بیگم ثنا کے پاس بیٹھ گئی۔ ارسل نے شیزا کو دیکھا جو دروازے کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا۔ شیزا کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ ارسل نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ او ہو شیزا، چپ کر جاؤ یار۔ ارسل اور کتنا دکھ یہ برداشت کرے گی؟ نہیں دیکھ سکتی میں اس کو اس حالت میں۔ ارسل نے ثنا کو دیکھتے ہوئے شیزا کا سر تھپکا۔ ڈاکٹر آ گئے تو وہ سب باہر نکل گئے۔ ارکم کمرے میں ہی تھا۔ انہوں نے ثنا کا ہاتھ صاف کر کے اس پر دوائی لگا کر پٹی کر دی اور کچھ دوائیاں لکھ دی اور کہا ڈپریشن کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ شیزا اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ اس کا موبائل بجنے لگا تو وہ کال ریسیو کرتا باہر آ گیا۔ اب کیسی ہے ثنا؟ بات ہوئی؟ طبیعت خراب ہے اس کی؟ کیا ہوا؟ الینا ایک دم فکر مند ہو گئی۔ بخار ہے۔ اوہ ارکم، میں آؤں گھر؟ نہیں الینا، تم ٹینشن نہ لو، اب سب ٹھیک ہے۔ اچھا تم اپنا خیال رکھنا، میں گھر جا کر کال کروں گی اور جیسے ہی ثنا کچھ بہتر ہو میری بات کروا دینا۔ اوکے۔ فون بند کر کے اس نے بیگ میں رکھا۔ وکاس کو پتہ لگا ارکم نہیں آیا تو وہ بھی ایک کلاس لیکچر چلا گیا۔
اسد، رودابا اور سبحان اس کے پاس آئے۔ ہیلو الینا، ارکم اور ثنا کیوں نہیں آئے آج؟ اسد نے پوچھا۔ ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان فوراً بولا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بخار ہے۔ وہ ایک دم فکر مند ہو گیا۔ اسد، میں چلتا ہوں اب۔ وہ سب کو الوداع کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر موبائل نکالا اور ثنا کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پھر رک گیا۔ کیا کروں؟ فون کروں یا نہیں؟ پھر سر جھٹک کر گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ اسد بھی چلا گیا تو رودابا الینا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک بات تو بتاؤ الینا، یہ کل تم نے ایک دم سے رومال کو کیوں ڈسٹ بن میں پھینکا تھا؟ وہ کل سے سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔ وہ ثنا کے لیے، سادہ الینا نے اسے بتایا۔ کیوں؟ اسے وہ رومال پسند نہیں تھا کیا؟ وہ بات کو کرید رہی تھی۔ ارے نہیں، اصل میں ثنا کو سفید کپڑے پر لال چھینٹے دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے اور وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اوہ اچھا۔ رودابا کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، ارکم نے یہ بات ہم سب کو بتائی تھی، اس لیے ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اسے سب بتا رہی تھی کہ وہ بھی احتیاط کرے۔ صحیح کرتے ہو۔ رودابا کو جو چاہیے تھا اسے مل چکا تھا۔ اچھا چلو میں بھی چلتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ الینا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا لیکن ہوا میں ٹھنڈک ہی تھی۔ وہ ابھی وہیں بینچ پر بیٹھا ماضی میں گم تھا۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ 7 سال گزر گئے ماہم، لیکن میں تو آج بھی وہی ہوں جہاں 7 سال پہلے تھا۔ کتنی بہاریں آ کر گزر گئی، لیکن میرے دل میں تو آج بھی خزاں کا موسم ہے۔ بیران ہوں، بالکل بیران۔ لوگ کہتے ہیں میں ایک بہترین ہارٹ سرجن ہوں۔ ماہم سب میری تعریف کرتے ہیں، لیکن ماہم مجھے تو تم سے تعریف سننی ہے۔ میں نے تمہارا خواب پورا کر دیا، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تم نے کہا تھا جس دن مجھے ایوارڈ ملے گا تم سٹیج کے سامنے کھڑی ہو کر تالیاں بجاؤ گی، میرے ساتھ ڈنر پر جاؤ گی، میرے ساتھ ساحل پر ہاتھ تھام کر چلو گی۔ ماہم مجھے کل ایوارڈ بھی مل گیا، لیکن تم کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم سے جدا ہوں گا تو مر جاؤں گا۔ مر گیا ہوں ماہم، میری روح تو 7 سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ تم ہی تو تھی میری روح۔ جیسی روح زندگی کی علامت ہوتی ہے، اسی طرح تم میری زندگی کی علامت تھی۔ ماما کہتی ہیں کہ شادی کر لو۔ کیسے شادی کر لوں؟ احمد پر صرف تمہارا راج ہے۔ آج بھی میرے دل پر ہر دھڑکن تمہارا ہی نام لیتی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میری بیوی، میری روح کی مکین تم ہی رہو گی۔ اب تو تم سے ملنے کی گھڑیاں گن رہا ہوں۔ مجھے تو تم ملو گی اس جہاں میں جہاں سے ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ اس نے اینک اتار کر آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کرنے لگا۔ تبھی اس کے بالوں میں کسی نے ہاتھ پھیرا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی تو سامنے وہ کھڑی تھی، معصوم سی مسکراتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوہا۔ اب وہی تو تھی اس کے جینے اور مسکرانے کی وجہ۔ اس نے دل میں کہا، ماہم تم نے صحیح کہا تھا، اللہ ہم سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں بہت سی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس طرح اس نے مجھے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بابا جانی، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، پھر مجھے یاد آیا آپ یہی ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے رات کو مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ گوری رنگت، معصومانہ چہرہ، آنکھوں میں ڈھیروں سادگی لیے بالوں کی 2 پونیاں بنائے وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے دادو کے ساتھ مل کر ماما کے لیے پرے کی ہے اور کپ کیکس بنا کر اپنی فرینڈز کو دیے، اور انہیں بھی کہا کہ ماما کے لیے پرے کریں۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، میں نے جب سب کو ماما کی پک دکھائی نا، یہ دیکھیے یہ والی۔ اس نے بیگ سے ایک فریم نکالا جس میں ماہم نے اسے پکڑا ہوا تھا اور اس کے گال چوم رہی تھی، تو سب نے پتہ ہے کیا کہا؟ احمد نے مسکرا کر پوچھا کہ میری ماما تو سب سے بیوٹیفل ہے، بلکہ ایک پرنسس کی طرح، اور میرا ہیئر کلر اور ماما کا ہیئر کلر سیم ہے۔ اس نے مسکرا کر ماہم کی تصویر کو چوما تو احمد نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بالکل صحیح کہتی ہیں آپ کی فرینڈز۔ چلیں بابا، جلدی سے اٹھیں، گھر چلیں، فریش ہوئیں اور بریک فاسٹ کریں۔ اتنی دیر بھوکا نہیں رہتے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں، اور آپ خود بھول گئے
जल्दी उठे, आपने कप केक भी खाना है। अंकल बाहर वेट कर रहे हैं। उसने तस्वीर बैग में डालकर बैग कंधों पर डाला और अहमद के बाल बिगाड़ कर भाग गई। अरे अनोशे, ध्यान से गिर ना जाना। वो मुस्कुरा कर खड़ा हो गया और उसके पीछे बाहर की जानिब बढ़ गया और दूर आसमान पर एक रूह अपने मजनू की मुस्कुराहट पर मुस्कुरा उठी। वफा का वादा। रात अपने पर फैला चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली तो तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंधी आई। अरकम फौरन उसके पास आया। सन, अब कैसा फील कर रही हो? उसकी फिक्रमंदाना आवाज सुनकर सना ने बोलना चाहा, लेकिन हलक खुश्क हो रहा था। पानी। उसने सूखे होंठों पर जुबान फेर कर कहा। ये लो। अरकम ने फौरन टेबल से गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो आहिस्ता से उठी और टेक लगाकर बैठ गई। अरकम ने उसे पानी पिलाया। सना, हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसकी फिक्र उसकी आवाज से साफ झलक रही थी। नहीं, उसने सर हिलाने पर इत्तफा किया। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर दवाई खाकर रेस्ट करो। उसने सर हिला दिया तो अरकम बाहर चला गया। उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने लंबा सांस लेकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। मोबाइल साइलेंट पर था। उसने मोबाइल ऑन किया। मैजिक मैन की बेतहाशा कॉल्स आई हुई थी। साथ एक और नाम भी जगमगा रहा था, सुबहान का। उसने मैसेज खोला उल्टे हाथ से। वो बहुत मुश्किल से मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। सना, कैसी तबीयत है? सुबहान का मैसेज स्क्रीन पर जगमगाया। अभी वो टाइप करने ही लगी थी कि उसकी कॉल आने लगी। सना ने हड़बड़ा कर मोबाइल को देखा। कॉल क्यों कर रहा है? सुबहान। उफ। वो मोबाइल को काफी देर घूरती रही, लेकिन उसका फोन बार बार आ रहा था, तो आखिरकार उसने उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से बोली। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी तबीयत है? आप ठीक तो हो ना? वो परेशान लग रहा था। मैं ठीक हूँ सुबहान। अरकम हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में आया। उसे मोबाइल में मसरूफ देखकर घूरी दिखाई। पक्का ना ठीक हो? उसे उसकी आवाज से यकीन ना आया। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। बुखार था, अब वो भी ठीक हो गया है। सुबहान की फिक्र करना सना के दिल को छू गया। शुक्र है। सुबहान ने सुख का सांस लिया। थैंक यू फोन करने के लिए, और कुछ समझ ना आया तो थैंक यू कह दिया। थैंक यू की क्या बात है? अगर दोस्त बीमार हो तो उसका हाल तो पूछना चाहिए ना, सुबहान ने रसान से कहा। तो वो मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, पूछना चाहिए। चलो सना, फिर बात होगी। सना, अल्लाह हाफिज। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह हाफिज, उसने कहकर फोन रखना चाहा। सना, उसने एकदम पुकारा। हाँ, वो चौंकी। अपना ख्याल रखना, सुबहान ने एक जानिब के आलिम में कहा। ओके। फोन बंद करने के बाद उसने अरकम को देखा, जो उसे घूर रहा था। किसकी कॉल थी? वो फिर से अपनी टोन में आ गया। सुबहान की। उसने सरसरी सा जवाब दिया। ओ अच्छा। अरकम के अंदाज पर सना ने आबरू उठाकर उसे देखा। ये लो खाना खाओ। उसने गड़बड़ाते हुए ट्रे उसके सामने रख दी। अरकम, तुम अंधे हो? मेरा एक हाथ जला हुआ है, दूसरा पट्टी में कैद है। मैं भला कैसे खाऊं? उसका दिल अरकम की अकल पर मातम करने लगा। अरे मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगी अपनी चंदा को। शीजा उसके पास आई और उसके साथ बैठकर नवाला बनाकर उसकी तरफ किया, जिसको मुस्कुराकर उसने खा लिया। दानिश हो गया क्या? वो अब शीजा से बातें करने लगी। नहीं, अरसल के पास है। अरकम, वो जो उठकर बाहर जाने लगा था, सना के बुलाने पर पलटा। अलीना को बता देना मैं ठीक हूँ, उसने उसे आंख मारकर कहा। शीजा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह नीचे कर लिया। मैं सोने जा रहा हूँ, उसने घूर कर कहा। अब सोना ही अच्छा, खबरदार जो मोबाइल में लगे, उसने पीछे से आवाज देते हुए कहा। सना, जल्दी से खाओ, फिर दवा भी लेनी है। जी 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 आपी, उसने मुस्कुराकर शीजा की तरफ रुख किया। वो फोन बंद करके बेड पर छलांग लगाकर लेट गया। ओह सना, तुम तो मेरे दिल पर दिन ब दिन काबज होती जा रही हो। मैं तुमसे। वो चंद लम्हे रुका, फिर लंबा सांस लेकर बोला। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ सना। हाँ,
مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ اس نے کشن کو زور سے گلے لگایا۔ آئی لو یو ثنا۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے ڈائننگ پر آیا۔ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو سلام کر کے دانیال کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ ہیلو چیمپئن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں چاچو۔ موبائل؟ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لینے لگا۔ نہ، یہ نہیں ملے گا، چلو آرام سے ناشتہ کرو، میں ثنا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ دانیال کو کرسی پر بٹھا کر سیدھا ہوا۔ میں آ گئی ہوں۔ وہ ایک ہاتھ میں فائل پکڑ کر تیار کھڑی تھی۔ اوئے، تم کیوں تیار ہوئی اور بیڈ سے کیوں اٹھی ہو؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کمو، میں تھک گئی ہوں آرام کر کے، جلدی سے ناشتہ کرو اور چلو۔ وہ کرسی کھینچنے لگی لیکن فوراً ارکم نے اسے پیچھے کر کے اس کے لیے کرسی نکالی۔ پاگل ہو، پہلے ہی ہاتھ زخمی کیا ہوا ہے۔ تھینک یو۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ ارکم نے بھی زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا اگر گھر چھوڑ کر گیا تو وہ باتیں ہی سوچتی رہے گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری منزل کی راہداری پر کھڑا وہ بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد وہ گرل سے نیچے یونیورسٹی کے داخلی دروازے پر نظر ڈالتا اور پھر سر جھٹک کر دائیں بائیں چکر کاٹنے لگتا۔ آج وہ جلدی یونیورسٹی آ گیا تھا۔ جو ہی اس نے دروازے پر دوبارہ نظر ڈالی اسی وقت ثنا یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ شکر ہے، اس نے فوراً نیچے کی طرف گور لگائی۔ کمو، یہ فائل پکڑ، فون آ رہا ہے میرا۔ اس نے فائل ارکم کی طرف بڑھائی۔ دھیان سے ثنا، ادھر دکھاؤ، میں موبائل نکال دیتا ہوں۔ دوائی نہ صاف کر دینا۔ ارکم نے اس کے بیگ سے موبائل نکالا اور اس کے ایک ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور دوسرا گرم چائے گرنے کی وجہ سے جل گیا تھا جس پر اس نے ٹیوب لگائی ہوئی تھی۔ تھینک یو، تم کلاس میں چلو، میں آتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر موبائل پکڑا اور کال ریسیو کی۔ ارکم اس کی فائل پکڑے کلاس کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں غائب تھی؟ میں 2 دن سے فون کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے دادو کی روٹھی روٹھی سی آواز آئی۔ آئی ایم سو سوری دادو، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیسی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بشاشت سے کہا۔ ایسے تو مجھے بالکل یقین نہیں آئے گا، آج مجھ سے ملو۔ انہیں اس کی آواز سے وہ ٹھیک نہیں لگی۔ آج؟ ثنا سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں آج، آگے سے زور دے کر کہا گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج شام کو ملتے ہیں۔ چند منٹ اور بات کر کے اس نے فون بند کر دیا اور اس کو بیگ میں رکھنے کے لیے بیگ کی زپ کھولی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کی آسانی کے لیے زپ کھول دی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ ارے سبحان! سامنے وہ کھڑا تھا جس کے چہرے پر تکلیف واضح ہو رہی تھی۔ ثنا، یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ ہاں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ بس معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ تم سناؤ، کیا حال ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا اور موبائل رکھ کر وہ دوبارہ بیگ بند کرنے لگی۔ میں آئی؟ سبحان نے ہاتھ بڑھایا۔ دائیں جانب سے آتی رودابہ یہ منظر دیکھ کر کلس اٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر ثنا کا گلا دبا دے۔ وہ تیز تیز چلتی ان کی طرف بڑھی اور زور سے ثنا کے ساتھ لگی اور دھکا لگنے سے ثنا کا ہاتھ جو پٹی میں قید تھا دیوار کو لگا۔ وہ درد سے کراہی۔ دھیان سے۔ سبحان ایک دم آگے آیا۔ اس نے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن رودابہ تب تک غائب ہو گئی تھی۔ ثنا کی پٹی سے خون نکلنے لگا تھا۔ ثنا، تمہارا خون نکل رہا ہے۔ سبحان کو لگا جیسے درد اسے ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ ثنا، سبحان نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ سبحان، میں ٹھیک ہوں، چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو سبحان بھی اس کے پیچھے کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ تینوں گراؤنڈ میں آ گئے۔ ہائے دبنگ ثنا! اسد بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ سبحان بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہائے اسد! اس نے جواب دے کر سامنے دیکھا۔ سن، یہ لو۔ ارکم نے دوائی اس کی طرف بڑھائی۔ پانی کی بوتل وہ لائی نہیں تھی۔ وہ پانی تو میں بھول گیا، رکو میں لے کر آتا ہوں۔ یہ لو۔ سبحان نے بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ ثنا نے اسے دیکھا تو وہ ایک دم بولا۔
अभी लेकर आया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाओ सना। सना ने हाथ बढ़ाकर उससे बोतल ले ली और दवाई खाई। उसने ग्राउंड में नजर दौड़ाई जहाँ जमीन पर वाइट चादरें बिछाई जा रही थी। ये किसके लिए कर रहे हैं? उसने पूछा। ये सेमिनार की तैयारी कर रहे हैं, अभी टेंट भी लगाएंगे, असद ने बताया। और अच्छा, चलें घर? उसने अरकम से पूछा। चलो। वो सब खड़े हो गए। तभी सुबहान का मोबाइल बजा। दादू की कॉल थी। वो रिसीव करता साइड पर चला गया। अस्सलाम वालेकुम दादू। उसने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, आज घर जल्दी आ जाना, आज मैं तुम्हें मिस्ट्री गर्ल से मिलवाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। रियली दादू? वो भी एक्साइटेड हो गया। यस, वो खुशी से बोले। ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अल्लाह हाफिज। उसने कॉल कट करके मोबाइल जेब में रखा। तभी पूरी यूनिवर्सिटी में चीखों की आवाज गूंजी। वो फौरन भागकर सबके पास आया। अरकम ने फौरन ऊपर देखा। यूनिवर्सिटी की छत से लाल रंग ग्राउंड में फेंका गया था और सब ने डर कर चीखना शुरू कर दिया। ओह शिट! अरकम ने फौरन सना को देखा। सफेद चादरें लाल रंग इख्तियार कर चुकी थी। सना का रंग पीला पड़ रहा था। अरकम ने फौरन उसे अपने साथ लगाया। वो कांप रही थी। सुबहान ने हैरत से सना को देखा। ऐसा लग रहा था उसमें से जान निकल रही है। मेरी सन तो बहुत बहादुर है ना? अरकम ने उसे खुद से लगाए हुए बोला। अरकम। उसने दोनों हाथों से सर थाम कर अरकम की तरफ देखा। सना, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। अरकम ने उसका चेहरा थामा। अलीना के हाथ पांव फूल गए। उसने सना को देखा जिसको सांस लेने में भी मानो तकलीफ हो रही थी। अरकम, घर घर घर, मुझे घर जाना है। उसका सर चकरा रहा था। हाँ हाँ, हम अभी घर चल रहे हैं। उसने उसे कंधों से थामा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अरकम के अपने हाथ भी कांप रहे थे। सना को देखकर सुबहान का दिल भी बंद होने को था। अलीना ने आराम से सना को अपने साथ और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसके गिर्द बाजू फैलाया। अरकम ने फौरन ड्राइविंग सीट संभाली। अरकम प्लीज, मैं आ जाऊं? सुबहान ने बेबसी से बोला। असद और वकास जा चुके थे। अरकम ने उसकी हालत देखी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, इसलिए उसे इशारा किया तो वो फौरन उसके साथ आगे बैठ गया। वो बार बार मुड़कर सना को देख रहा था जो आंखें बंद किए कांप रही थी। अरकम ही जानता था कि उसने अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ है। गाड़ी घर के बाहर रुकते ही सना ने बैग कंधे पर डाला और अपने घर की तरफ बढ़ी। वो भी उसके पीछे ही थे। जसदान हाउस में कदम रखते ही सुबहान की नज़र बड़ी सी फैमिली पिक्चर पर पड़ी। उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तस्वीरें लगी हुई थी। कहीं सना मुस्कुरा रही थी, कहीं उसके साथ एक लड़की माहम खड़ी थी। तस्वीरों से नज़र हटाकर उसने लाउंज में खड़े वजूद को देखा जो साकत खड़ी दाएं तरफ एक तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर में एक लड़की उस स्काई ब्लू सूट पहने खड़ी थी और उसके डार्क ब्राउन सीधे लंबे बाल हवा से उड़ रहे थे। सुबहान ने दिल ही दिल में तारीफ की और माहम की खूबसूरती को सराहा। सना ने कंधे से बैग उतार कर सोफे पर रखा और एकदम अपना सर थामा और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। आपी, आपी, वो चीखने लगी तो एकदम अरकम भागकर आगे बढ़ा। सन, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, वो उसको कंधों से थाम कर कह रहा था। वो मुंह पर हाथ रखे आंखें जोर से मीचे खुद को चीखने से रोक रही थी। सना, आंखें खोलो, कुछ नहीं है। अरकम ने उसका चेहरा थामा। नहीं अरकम, आप ही हैं, उनका बहुत खून निकल रहा है। आपी, वो चीख रही थी। उसको अपने सामने माहम का खून में लथपथ वजूद नजर आ रहा था। नहीं सन, नहीं, आपी नहीं, मैं हूँ कम्मू, आंखें खोलो, वो भीगे लहजे में कह रहा था। अरकम, वो ट्रक, उसे रोको। अरकम, वो तो मुझे मारने आया था, उसने मेरी आपी को क्यों मारा? आंसू उसकी गाल भिगो रहे थे। मामा पापा कम्मू, मामा पापा कम्मू, वो देख, वो दोनों भी जा रहे हैं। मामा पापा, मैं किसके पास रहूंगी? मामा, आपी, कोई तो उनको बुलाओ प्लीज। वो दरवाजे की तरफ भागी। सुबहान जो वहीं खड़ा था फौरन उसने उसे कंधों से पकड़कर रोका। प्लीज मुझे जाने दो।
प्लीज छोड़ दो, मेरी आपी को लेकर जा रहे हैं वो, छोड़ दो मुझे। वो मुसलसल दरवाजे की तरफ इशारा करके सुबहान की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। सना, संभालो अपने आप को, वो इल्तिजा करते हुए बोला। उसकी आंखें नम हो गई थी। प्लीज मुझे जाने दो, अल्लाह जी, प्लीज मुझे बुला लो, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज अल्लाह जी, मुझे एक बार गले लगा लो, प्लीज। उसने रोते हुए सुबहान के कंधे पर सर टिका दिया। उसके रोने में तेजी आ गई थी। प्लीज मुझे बुला लें अल्लाह। उसकी आवाज अब आहिस्ता हो रही थी। एक मोती टूटकर सना के बालों में जज़ब हो गया। प्लीज। वो सुबहान की बाजुओं में ही झूल गई। सना, सना। सुबहान ने उसका चेहरा थपका। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। अलीना ने रोते हुए मुंह पर हाथ रखा। उसको आज सना के दुख का अंदाजा हुआ था। सबको हंसाने वाली खुद अंदर से कितनी टूटी हुई थी। अरकम आंसू साफ करके सुबहान के पास आया, जिसने सना को मजबूती से थाम रखा था। सुबहान, अरकम की आवाज पर उसने अपनी लाल होती आंखें उठाकर उसे देखा। उसको कमरे से ले आओ, वो आगे होते हुए बोला। अरकम, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सुबहान को इस वक्त डॉक्टर के पास जाना बेहतर लगा। नहीं, ये उठेगी तो ठीक होगी। अरकम उसकी हालत जानता था। वो उठती तो ठीक होती, लेकिन सुबहान किसी तौर पर नहीं मानेगा, ये भी वो जानता था। नहीं अरकम, डॉक्टर को दिखा लाते हैं। सुबहान जब्त की इंतहा पर था। अरकम ने गौर से उसे देखा और सर हिलाकर बाहर की जानिब बढ़ने लगा। फिर रुक कर अलीना के पास आया। सुबहान सना को लेकर बाहर निकला। अलीना, अलीना ने रोते हुए उसे देखा। रो नहीं, वो ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नहीं अरकम, मैं साथ आती हूँ ना। नहीं, तुम भी थक गई होगी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस 1 मिनट में मैं सना की मेडिसिन की फाइल लेकर आया। उसने फाइल सुबहान को दी और खुद कुछ देर बाद आने का कहा। सुबहान सना को हॉस्पिटल ले गया और अरकम अलीना को छोड़ने चला गया। डॉक्टर ने सना को कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन लिख दी और उसकी कंडीशन को देखते हुए एक रात के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का कहा। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला और सुस्त कदम चलता बेड तक आया। एक नजर उसके चेहरे को देखा, जो कि पीला पड़ रहा था, जैसे वो सदियों से बीमार हो। सदियों से ही तो था। उसका दिल वीरान। सुबहान ने उसके हाथ को देखा, जिस पर ड्रिप लगी हुई थी और जलने की वजह से वो लाल था। उसने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन हवा में ही रोक दिया, क्योंकि वो अपनी हद जानता था। उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। उसने खुद को नहीं रोका। वो रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। सुबहान शाह रो रहा था। सना यजदान के लिए, उस लड़की के लिए जो अपनी जिंदगी से ही तंग थी, जो अपनी मौत की दुआएं मांग रही थी, और वो उसके सरहाने खड़ा, उसकी हर तकलीफ को खुद पर महसूस करता, उसकी जिंदगी मांग रहा था। उसके आंसू सना के हाथ पर गिर रहे थे। सना, उसने आहिस्ता से उसे पुकारा, जो होश से बेगाना दवाइयों के जेरे असर सो रही थी। प्लीज मत दो अपने आप को इतनी तकलीफ। नहीं देख सकता मैं तुम्हें ऐसे। तुम्हारी आंखों की वीरानी मुझे बहुत तकलीफ देती है सना। मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर सजी मुस्कान देखना चाहता हूँ। प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दो। वो सर झुकाए रो रहा था और दरवाजे का हैंडल थामे खड़ा अरकम वहीं रुक गया। मैं वादा करता हूँ सना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी मुस्कान वापस लाऊंगा। आई प्रॉमिस। अब कोई गम तुम तक नहीं पहुंचेगा। अब तुम अकेले हर दुख नहीं सहोगी। हर तकलीफ पर, मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। उसने अपनी आंखें रगड़ी। तभी दरवाजा खुला। वो एकदम पीछे हुआ और दरवाजे की तरफ देखा। अरकम के साथ खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैली। उसके लब हिले। दादू, सुबहान, तुम यहाँ? अरकम ने पहले सुबहान को देखा, फिर अर्जमंद साहिब को। दादू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरान था। मैंने इनको यहाँ बुलाया है। सना इनकी बहुत इज्जत करती है और इनकी बातों को समझती भी है, और इस कंडीशन में मुझे यही सही लगा। ये
यही सना को समझा सकते हैं। सुभान हैरत से अरकम को देखे गया। कितनी अजीब बात है ना, मैंने कहा था कि आज तुम्हें मिस्ट्री गर्ल से मिलवाऊंगा, लेकिन मैं इससे ऐसे मिलूंगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मिस्ट्री गर्ल? सुभान ने हैरत से सना को फिर दादू को देखा। हाँ हाँ बेटा, यही है मिस्ट्री गर्ल। उन्होंने सना के सर पर हाथ फेरा। दादू, यही है दबंग सना? सुभान के बोलते ही उन्होंने उसे देखा। मेरा तो बिल्कुल ज़हन उस तरफ नहीं गया कि ये एक ही सना होगी। अरकम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अर्जमंद साहिब बोले, ये है मेरा पोता सुभान शाह। अरकम ने सुभान को देखा। दादू, अरकम मेरा दोस्त है। नर्स कमरे में आई तो वो सब साइड पर हुए। उसको होश कब आएगा? अरकम ने नर्स से पूछा। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक होंगी। नर्स बताकर चली गई तो वो तीनों वहीं साइड पर रखे सोफे पर बैठ गए। सुभान, तुम दादू को लेकर घर जाओ, वो थक गए होंगे। अब सना ठीक है, रिलैक्स। अरकम ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। तुम मुझसे फोन पर राब्ते पर रहना। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद सुभान दादू के साथ घर चला गया और अरकम घर फोन करने के लिए कमरे से बाहर आ गया। नमाज पढ़कर वो घर आया तो खान बाबा ने उसे पैगाम दिया कि दादू उसे अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो उनके कमरे की तरफ बढ़ गया और हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। इजाज़त मिलते ही वो अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। उन्होंने अपने सामने बैठने का इशारा किया तो वो उनके पास बैठ गया। क्या हुआ दादू, कोई बात करनी थी आपने? सुभान, तुम्हें मैंने आखिरी बार तब रोते देखा था जब तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उसके बाद मैंने कभी अपने पोते की आंखों में आंसू नहीं देखे, कभी इतनी परेशानी नहीं देखी। सुभान ने नजरें चुराई तो दादू ने उसका हाथ थामा। इतनी मोहब्बत करते हो सना से? उसने नम आंखें उठाई। दादू, कल मैंने उसको जिस हाल में देखा है, मेरा दिल बंद होने को था। दादू, मैं नहीं जानता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दादू, मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। बेटा, उसने अपने रिश्ते खोए हैं। वो बच्ची बहुत साबर है। उसकी तकलीफ का अंदाजा हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। सुभान एकदम बोला। दादू, मैं सना से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। दादू हल्का सा मुस्कुराए। मैं भी यही चाहता हूँ। उन्होंने उसकी गाल थपकी तो वो बेइख्तियार उनके गले लग गया। डॉक्टर ने सना को घर ले जाने की इजाजत दे दी थी। वो अपने कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। कुछ देर पहले ही शिजा उसे सूप पिला कर गई थी। अरकम लाउंज में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। तभी बेल बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने सुभान हाथ में फूलों का गुलदस्ता पकड़े खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। आओ सुभान। वालेकुम सलाम। सना कैसी है? उसने अंदर आते ही पहला सवाल किया। ठीक है, आओ। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा और हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। वो एकदम सीधी होकर बैठी। आ जाओ। अरकम ने दरवाज़ा खोला। अरे कम्मू, तुझे? सुभान को देखते ही उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम सना, अब तबीयत कैसी है? तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। अरकम सना की घोड़ी को नज़रअंदाज करता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, ये तुम्हारे लिए। सुभान ने फूल उसकी तरफ बढ़ाए जो उसने आहिस्ता से थाम लिए। थैंक यू। तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। वो उसे ऐसे ही देखे गई। वो इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। सना, प्लीज़ अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो, प्लीज़। तुम शरारतें करती हुई, सबको तंग करती हुई अच्छी लगती हो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। जल्दी से ठीक हो जाओ और अब कभी भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने की बात नहीं करना। तुम्हें जीना है। वो रुका। सना सांस रोके उसे सुन रही थी। फिर वो बोला, मेरे लिए जीना है। अल्लाह हाफिज। बोलते ही वो कमरे से बाहर निकल गया और सना बेयकीनी से कुछ देर पहले की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। बाहर आकर उसने लंबा सा सांस लिया। सामने ही अरकम हाथ बांधे खड़ा था। सुभान का सांस अटक गया। कहीं अरकम ने? घर जा रहे हो? अरकम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। हाँ। कोई जरूरी काम है? नहीं। फिर आओ मेरे साथ। अरकम के इशारे पर उसके पीछे लाउंज में आया। अरकम उसके सामने सोफे पर बैठ गया। सना को
दवाई दे दी थी, इसलिए वो सो जाएगी। सुबहान ने उसकी बात पर सर हिलाया। सुबहान, मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूँ जो मैंने सिर्फ एक ही इंसान को बतानी थी। सुबहान ने सवालिया नजरों से उसे देखा, लेकिन अरकम सर झुकाए बोलना शुरू हो चुका था। सना का बचपन, उसकी दोस्ती, यजदान साहिब, माहम और सना का रिश्ता, वो सब बताता चला जा रहा था और सुबहान उसको गौर से सुन रहा था। सारी बातें बताकर अरकम ने सर उठाया। वो रो रहा था। आंसू तो सुबहान की आंखों में भी थे। उसने गर्दन मोड़कर दाएं जानिब लगी तस्वीरों को देखा। कितनी प्यारी तस्वीरें थी, कितने खुश थे सब। उसने एक और तस्वीर को देखा जिसमें सना ने माहम के गले में बाहें डाली हुई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। कितनी चमक थी सना की आंखों में, और तब की सना और अब की सना में जमीन आसमान का फर्क था। माहम आपी कहती थी, सना की हंसी से मैं जी उठती हूँ। जब से आपी हमें छोड़कर गई हैं, आज तक मैंने सना को हंसते नहीं देखा। अरकम ने आंसू साफ किए और सुबहान की तरफ मुड़ा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं वादा करता हूँ सना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी मुस्कान वापस लाऊंगा। सुबहान ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें? हाँ, मुझे पता है। पता तो मुझे बहुत पहले से ही था, जब तुम्हें भी नहीं पता था। और उस दिन हॉस्पिटल में कन्फर्म हो गया कि ये लड़का तो सन की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबा हुआ है। सुबहान ने मुस्कुराकर सर झुकाया। अरकम ने घड़ी की तरफ देखा जो शाम के 5 बजा रही थी। कॉफी पियोगे? हाँ जरूर, सुबहान ने पीछे टेक लगाकर रिलैक्स अंदाज में कहा। वो सामने किचन है, जाओ 2 कप बना लाओ। अरकम ने बोलते ही मुस्कुराकर टेक लगाई। मैं? सुबहान ने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। जी आप? ओके जनाब, मैं ही बना देता हूँ। वो उठ गया। लेफ्ट कैबिनेट में सामान पड़ा है, अरकम ने बताकर टीवी ऑन किया। 5 मिनट ही गुजरे थे जब सना ट्राउजर और घुटनों तक आती शर्ट और बालों का जूरा बनाकर रफ से हुलिये में बाहर आकर बैठी। अरे सन, बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मैं थक गई हूँ लेटे लेटे। कॉफी पियोगी? हाँ क्यों नहीं, जब तुम बनाओगे तो जरूर पीऊंगी। उसने स्टॉलर सही किया। सुबहान, एक और कप भी बनाना, चीनी 1 चम्मच। अरकम किचन की तरफ गर्दन मोड़ कर बोला। सना ने भी मुड़ कर देखा। किचन के दरवाजे में सुबहान खड़ा था। सना झटके से उठी। सुबहान, तुम क्यों बना रहे हो? उसने अरकम को घूरा। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। मुझे तो कभी नहीं कहा कि अरकम तुम बैठो मैं बनाती हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा। कम्मू, तुम चुप करो। वो साथ से गुजरकर किचन में जाने लगी। तभी सुबहान ने बाजू आगे करके रास्ता रोक दिया। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। मैं इतनी बुरी कॉफी नहीं बनाता, तुम बैठो मैं लेकर आता हूँ। वैसे भी बन चुकी है। नहीं सुबहान, सना तुम बैठो मैं लेकर आता हूँ, उसने सना को देखते हुए कहा। सना ने अचानक उसकी आंखों में देखा जहाँ जज्बों का समंदर आबाद था। उसकी आंखों की अनोखी चमक की ताब ना लाते हुए सना ने घबरा के नजरें चुराई। 2 मिनट बाद ही सुबहान कॉफी बनाकर ले आया और तीनों बातें करते करते कॉफी पीने लगे। सना, वो जो कप को ही घूर रही थी, सुबहान के बुलाने पर सर उठाया। तुम घर में बोर हो रही हो तो क्यों ना तुम दोनों मेरे घर चलो, मिलकर डिनर करेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, चलो। नहीं सना, प्लीज प्लीज ना, चलो बहुत मजा आएगा, सुबहान ने इल्तिजा की तो नाचार उसे मानना पड़ा। ओके 5 मिनट सब्र करो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके, मैं कुछ देर में आता हूँ। अरकम भी बाहर चला गया। अब वो अकेला लाउंज में बैठा दीवार पर लगी तस्वीरें देख रहा था। फिर उठकर माहम और सना की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। आपी, अरकम ने बताया है कि सना आपकी जान थी। आपी, मैं वादा करता हूँ आपकी सना को हमेशा खुश रखूंगा। चलें? आवाज पर वो पलटा। ब्लैक ट्राउजर के ऊपर से सी ग्रीन कुर्ता, कंधे पर दुपट्टा, बाल कैचर में कैद किए वो घड़ी पहन रही थी। घड़ी बंद करके उसने सुबहान को देखा जो उसे ही देख रहा था। अरकम कहाँ गया? काम से गया है, कह रहा था अभी आता हूँ। अच्छा सना? जी। डोंट हर्ट योरसेल्फ एनी मोर प्लीज। सुबहान, तुम?
اس نے انگلی اٹھا کر بولنا چاہا لیکن سبحان کی اگلی بات نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ "بیکاز آئی ایم کنسرنڈ"۔ ثنا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا دی۔ سبحان چل کر اس کے پاس آیا۔ "ثنا، اوپر دیکھو"۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کی بولتی بند کر دینے والی، چھیڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے والی ثنا سر جھکائے کھڑی تھی اور اب اس میں بولنے کی ہی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ "بہت پیاری لگ رہی ہو"۔ سبحان نے آہستہ سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی ثنا نے فوراً باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ سبحان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ "میرا وعدہ ہے ثنا، میں تمہیں اب کبھی رونے نہیں دوں گا۔ جتنا رونا تھا کل رو لیا، اب تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ زندگی کے سفر میں اب میں تمہارا رہنما بنوں گا"۔ ایک نظر ماہم کی تصویر پر ڈال کر وہ بھی باہر نکل گیا۔